हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना फर्स्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि है निमोनिया। आज मैं आपको निमोनिया के बारे में बताऊँगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन निमोनिया का। निमोनिया इज़ द लीडिंग किलर ऑफ चिल्ड्रेन। निमोनिया एक प्रमुख कारण है बच्चे के हत्या का, causing an estimated 1.9 million डेथ वर्ल्ड वाइड अंडर द एज ऑफ 5 years। इसमें क्या होता है कि जिसके कारण जो 5 साल के अंदर वाले जो बच्चे होते हैं वो पूरे वर्ल्ड भर में 1.9 मिलियन डेथ हो रहा है बच्चे का। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं निमोनिया इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकाइमा ऑफ द लंग्स। निमोनिया एक इन्फ्लामेशन है जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स के पेरिकाइमा को अफेक्ट करता है। द नेक्स्ट है इन डेवलप कंट्रीज द डायग्नोसिस इज यूजुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोग्राफी फाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो डेवलप कंट्रीज़ हो रहा है, हमारा जो कंट्रीज डेवलप कर रहा है, उसमें क्या होता है कि जो डायग्नोसिस किए जाते हैं वो रेडियोग्राफी फाइंडिंग के आधार पर ही होता है। द नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन का। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि निमोनिया एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है दैट इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व होता है हमारा लंग्स का एयरवेज एंड पेरिकाइमा विथ कंसोलिडेशन ऑफ एल्वियोलर स्पेस। इसमें कि एल्वियोलर स्पेस में क्या होता है कि एल्वियोलाइज जो होता है उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन का। निमोनिया का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होते हैं। बेसिस के अनुसार हम निमोनिया का क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट बेसिस होता है एनाटॉमिक एंड नेक्स्ट बेसिस होता है एटियोलॉजिक। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिक। फर्स्ट क्या है उसका, लोबर और लोबुलर निमोनिया। इसमें क्या होता है कि 1 और मोर लोब्स ऑफ लंग्स आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है कि 1 या फिर 2 लोब्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो लंग्स राइट लंग्स होते हैं उसमें 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। जो निमोनिया होता है वो या तो अपर वाले लोब्स में इन्फेक्ट करेगा या फिर सेकंड मिडिल वाले लोब्स में अफेक्ट करेगा या फिर जो लोअर होता है टर्सरी लोब होता है उसको अफेक्ट करता है या फिर टोटल पूरा जो लंग्स होता है उसको अफेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ लंग्स आर अफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स का इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है उसको निमोनिया अफेक्ट करता है। कैसे करेगा, तो फर्स्ट इंटरस्टिशियल टिश्यू होता क्या है, जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके बीच का जो लेयर होता है उसको हम इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं। निमोनिया उसको जाके कॉज करेगा। थर्ड हम ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है, पैची कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स इज नोन एज ब्रोंकोनिमोनिया। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकस को अफेक्ट करता है। पैची कंसोलिडेशन मतलब कि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है हमारे ब्रोंकस में। ब्रोंकस हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, उसमें पैची का कलेक्शन हो जाता है या फिर यूं बोल सकते हो कि उसमें इन्फेक्शन कॉज करेगा जिसके कारण वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होता है वो ब्रोंकस को पूरा नैरो कर देता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एटियोलॉजिक बेसिस पे, जिसका फर्स्ट है बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया का मीन्स समझ ही रहे होंगे आप लोग कि जो बैक्टीरिया से कॉज करता है। इट मे बी कॉज्ड बाय न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफेलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड हीमोफिलस पर्टुओसिस। ये सारे बैक्टीरिया के नाम्स हैं जो हमारे लंग्स को अफेक्ट कर निमोनिया कॉज करता है। द नेक्स्ट है वायरल निमोनिया। इट इज कॉज्ड बाय वायरस लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, एडिनोवायरस एंड रेस्पिरेटरी साइनोसाइटियल वायरस। ये सारे वायरसेस के नाम है जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट कर निमोनिया कॉज करता है। द नेक्स्ट है फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया में क्या होता है कि इट मे कॉज्ड बाय
हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कोक्सीडायोआइडोमाइकोसिस। द नेक्स्ट है प्रोटोजोअल निमोनिया। इट इज कॉज्ड बाय न्यूमोसिस्टिस कॉर्नी, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एंड एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका। द नेक्स्ट है अदर टाइप्स, जो कि मिसलेनियस टाइप्स है। फर्स्ट है उसमें एस्पिरेशन निमोनिया। देख लेते हैं एस्पिरेशन निमोनिया होता क्या है। इट इज कॉज्ड बाय एस्पिरेशन ऑफ फूड, नेजल ड्रॉप्ड एमनियोटिक फ्लूइड बाय न्यूबॉर्न, वाटर एंड केमिकल्स लाइक केरोसिन ऑयल। इसमें क्या होता है कि अगर बेबी कोई चीज़ फॉरेन चीज़ अगर कोई एस्पिरेट कर लेता है, जिसके कारण हम उसको निमोनिया कॉज होता है। फॉर जैसे कि अगर उसके वो फूड एस्पिरेट कर लिया है, या फिर नेजल ड्रॉप एस्पिरेट कर लिया है, या फिर जो माँ के वूम में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अगर एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट कर लिया है, जिसके कारण उसको निमोनिया कॉज होगा। या फिर वो वाटर को एस्पिरेट कर लिया, या फिर कोई केमिकल्स जैसे कि केरोसिन ऑयल हो गया है उसको एस्पिरेट कर लिया है, के कारण उसको एस्पिरेशन निमोनिया कॉज करेगा। तो हम देखेंगे लॉफलर्स निमोनिया। इट इज ए डिजीज इन विच स्नोफिल्स एक्यूमुलेट इन लंग्स। इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स में इन स्नोफिल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू पैरासाइट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे जो लंग्स में है पैरासाइटिक अगर कोई इन्फेक्शन कॉज कर गया है, जिसके कारण हमारा जो WBC है वो फाइट करता है इस पैरासाइट से। अगर वो फाइट करने के दौरान दोनों में अगर फाइट हो रहा है, तो उसमें अगर WBC का डेथ हो रहा है, तो उसमें जो है स्नोफिल्स होता है वो लंग्स के जो एयरवे होता है, एयर सेक्स होता है, उसमें फिल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वेलाई। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे एल्वेलाई में विथ इन द लंग्स कॉज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी टू इनहेल डस्ट। जब कोई बेबी जो होता है, जब कोई पीडियाट्रिक होता है, वो इनहेल किसी डस्ट को इनहेल करता है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी कॉज कर जाता है। वो उसका जो एल्वेलाई होता है वो इरिटेट करने लगता है। इरिटेट करने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया कहते हैं। द नेक्स्ट है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। इट रिजल्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द डोर्सल रीजन ऑफ लंग्स एंड अकर्स स्पेशली इन दोज कन्फाइंड टू बेड फॉर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है कि जब कोई पेशेंट है, कोई भी ये अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो लॉन्ग टर्म से बेड से नहीं उठा है, वो बहुत लॉन्ग टाइम से बेड पे ही है, उसमें क्या होता है कि उसके जो लंग्स का डोर्सल रीजन है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये जो फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, अगर हमारा जो पेशेंट है वो एक ही टाइम से बहुत लॉन्ग टाइम से वो एक ही पोजीशन में अगर लेटा हुआ है, तो उसके जो डोर्सल रीजन है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसे हम हाइपोस्टैटिक निमोनिया कहते हैं, जैसे कि जिसको एल्डर पर्सन को हो सकता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोलॉजी का। फर्स्ट क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि हम बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी में कि बैक्टीरिया के कारण भी हमारा लंग्स में निमोनिया कॉज कर जाता है। फॉर एग्जांपल निमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, फिर HAI। ये क्या होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि अगर कोई बेबी है, अगर वो हॉस्पिटल गया है किसी रूटीन चेकअप के लिए, तो उसमें हॉस्पिटल में भी उसका जाने का रिस्क बढ़ जाता है कि उसको निमोनिया कॉज होगा, क्योंकि बच्चे का जो इम्यूनिटी होता है वो अभी तक पूरा तरह से स्ट्रांग नहीं होता है। द नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्टिंग। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, वेरिसिला जोस्टर। द नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन, मोनिलियासिस, सिस्टोप्लाज्मोसिस। द नेक्स्ट है एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। द नेक्स्ट है फॉरिजिन बॉडी एस्पिरेशन। फिर है केमिकल्स, जैसे कि केरोसिन अगर बेबी अगर एस्पिरेट कर गया है तो वो उसको निमोनिया कॉज करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर। फर्स्ट है साइनोसिस। अगर किसी बच्चे को निमोनिया कॉज हुआ है तो उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन लेवल उसके बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्रोंकस में, उसके एल्वियोलोज में पस का फॉर्मेशन हो गया है। पस का फॉर्मेशन होने के बाद उसका जो नॉर्मल गैस एक्सचेंज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा,
जिसके कारण उसको हाइपोक्सिया होगा, तो उसको साइनोसिस देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है वीजिंग। वीजिंग में अगर किसी बच्चे को उसको वीजिंग साउंड सुनाई देगा। फिर इसके बाद है एनोरेक्सिया, ऑब्वियसली कि बच्चे को भूख नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट है सोर थ्रोट, फिर नेक्स्ट है मैलेस, फिर नेक्स्ट इरिटेबिलिटी, बच्चा पूरा इरिटेबल रहेगा। देन नेक्स्ट बच्चे का नोज़ हमेशा रनिंग ही रहता है। फिर नेक्स्ट है डिसीनिया, हमेशा उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि अगर उसको ऑक्सीजन पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं उसको प्रोवाइड हो रहा है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत जल्दी सांसें लेना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेज़ल फ्लैरिंग। नेज़ल फ्लैरिंग मतलब क्या होता है कि अगर बच्चा जब देखते हैं कि बहुत जल्दी सांस लेता है तो उसका नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैर हो जाता है, मतलब कि फुला फुला लगता है, उसको हम नेज़ल फ्लैरिंग बोलते हैं। देन है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जब नॉर्मल बच्चा जब सांस जल्दी ले रहा है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट है कफ विथ द स्पूटम, उसके कफ में स्पूटम प्रेजेंट होगा। हाई फीवर विथ चिल्स, उस बेबी को फीवर भी होगा और चिल्स भी, उसका ठंड भी बहुत लगेगा। देन नेक्स्ट है सडन ऑनसेट, उसका जितना भी सिम्टम्स है वो बहुत क्विकली इंक्रीज करता रहेगा। फिर इसके बाद है ड्रॉजीनेस, अब बच्चा हमेशा ड्रॉजी फील करेगा। देन नेक्स्ट है चेस्ट इन ड्राइंग, जब कोई आप देखते ही होंगे कि अगर कोई डूबता है तो कैसा एकदम पूरा डूबा फील होता है, एकदम पूरा भारी फील होता है, वैसे ही उसका जो चेस्ट है वो एकदम पूरा लगेगा कि एकदम पूरा तैर रहा है किसी एकदम फ्लूइड का। जब उसके लंग्स में एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसका लंग्स को उसको खुद में फील होगा कि एकदम पूरा डूबा लग रहा है। फिर इसके बाद है इनएबिलिटी टू ड्रिंक फ्रॉम माउथ, वो पूरा अनेबल रहेगा किसी भी ड्रिंक को लेने में। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट हम क्या है हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट बच्चा अगर बोलने वाला है 3, 4, 5 साल का है तो उसे पूछेंगे कि क्या कैसा फील हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं है बोलने वाला तो उसके पेरेंट्स से पूछेंगे कि कैसा फील होता है इसको, या फिर ये कैसा बिहेव करता है। देन नेक्स्ट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे करेंगे, फिर सीबीसी करेंगे, लंग स्कैन करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लंग बायोप्सी करेंगे, फिर ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, नेक्स्ट लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे, और अगर इससे भी नहीं पता चलता है सीआरपी करेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट, जो कि फर्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजी, प्रोवाइड टू द चाइल्ड बेड रेस्ट, चाइल्ड को पूरा कम्प्लीटली बेड रेस्ट देंगे। मॉनिटर द चाइल्ड रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न, हमेशा बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करते रहेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटर द ब्रेथ साउंड टू नोट प्रेजेंस ऑफ रेल्स रॉन्ची एंड व्रीजिंग, हम हमेशा मॉनिटर करते रहें कि रेल्स मीन्स क्या होता है कि बबल्स का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रॉन्ची मीन्स क्या होता है कि हार्ड साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर व्हीजिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट है प्लेस द चाइल्ड इन सेमी फॉबुलस पोजीशन टू हेल्प इन ब्रीथिंग, इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को सेमी फॉबुलस पोजीशन देंगे टू उसको हेल्प, जो कि उसको हेल्प करेगा ब्रीथ करने में। प्रोवाइड टू द चाइल्ड वार्म एंड कंफर्टेबल, हमेशा उसको बच्चे को जो है हमेशा कुछ ना कुछ वार्म प्रोवाइड करते रहेंगे एंड उसको हमेशा उसको कंफर्टेबल फील करवाएंगे। इफ़ द चाइल्ड इज़ ओल्ड इनफ टीच हिम इफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, अगर बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, समझदार है, तो उसको हम टीच करेंगे कि उसे हमेशा इफेक्टिव कफ करना चाहिए और पूरा डीप ब्रीथ करना चाहिए, ताकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। देन नेक्स्ट है टेपिड स्पॉन्जिंग इज डन टू रिड्यूस फीवर, हमेशा उसको मतलब कि ये स्पॉन्जिंग बाथ देंगे ताकि उसका जो फीवर है वो रिड्यूस हो। इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, हमेशा उसको बोलेंगे कि फ्लूइड इनटेक करने के लिए, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो।
देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल। फर्स्ट देंगे उसको एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन देंगे, एमोक्सिसिलिन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, क्लिंडामाइसिन देंगे, क्लैरिथ्रोमाइसिन देंगे। तो जो निमोनिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन निमोनिया का, अगर कोई भी पूछे कि निमोनिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है तो वो होता है एमोक्सिसिलिन। इसका डोज क्या होता है? स्टैंडर्ड डोज 25 to 50 mg पर kg पर 12 आवर्स, क्वार्टर 8 पर ओरल 12 आवर्स में देंगे। देन नेक्स्ट है हाई डोज 18 to 19 mg पर kg पर 24 आवर्स BID देंगे, मीन्स कि दिन में 2 बार पर ओरल देंगे। देन नेक्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन 10 mg देंगे पर kg पर ओरल पर डे 2 to 5 डेज में। देन RSV इन्फेक्शन कैन बी रिड्यूस इन सीवियरिटी बाय यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन देंगे पर ओरल 10 to 30 mg पर kg पर 24 आवर्स, क्वार्टर 6 to 8 आवर्स में देंगे। मैक्सिमम 1.8 ग्राम पर 24 आवर्स देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में। देन नेक्स्ट है IM और IV देंगे 25 to 40 mg पर kg पर 24 आवर्स, क्वार्टर 6 to 8, मैक्सिमम 4.8 ग्राम्स पर 24 आवर्स देंगे। फिर नेक्स्ट है क्लैरिथ्रोमाइसिन जो कि है 90 mg पर kg पर डे पर 8 आवर्स। नेक्स्ट हम इसका कॉम्प्लिकेशन देखेंगे कि अगर निमोनिया को हम ट्रीट नहीं किए तो कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फर्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन होगा, नेक्स्ट है एम्पाइमा होगा, लंग अब्सेस होगा, न्यूमोथोरैक्स होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, न्यूमेटोसील होगा, फिर इसके बाद है डिलाइड रिसोल्यूशन होगा। देन नेक्स्ट है प्रिवेंशन। क्या क्या निमोनिया को कॉज होने से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन हैव हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ निमोनिया। अगर हम निमोनिया से सबसे मेन जो होता है हम प्रिवेंट कर सकते हैं निमोनिया से बचने के लिए, हम उसको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को प्रॉपर कंप्लीट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। फ्री फ्रॉम इंडोर एयर पोल्यूशन, हमेशा पूरा ध्यान रखेंगे कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो पूरा अच्छे से मेंटेन हो। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, बेबी को पूरा एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। हैंड वॉशिंग, सेफ वाटर ड्रिंकिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। फिर इसके बाद है अवॉइड स्मोकिंग एंड नियर चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद है इम्प्रूविंग हाउस कंडीशन। इसमें क्या होता है कि इम्प्रूविंग हाउस कंडीशन, हमें अपने हाउसिंग कंडीशन को पूरा इम्प्रूव करना है। आसपास में कहीं भी पॉल्यूशन नहीं, कचरा नहीं रखना है, पॉल्यूशन नहीं रखना है। अवॉइडिंग स्मोकिंग नियर चिल्ड्रेन, कभी भी बच्चे के सामने में कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। देन नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। हमेशा बोलेंगे कि हमें हैंड वॉश करना चाहिए, हमेशा सेफ वाटर को ड्रिंक करना चाहिए और हमेशा डायरिया से प्रिवेंट रहना चाहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ हो मेरे वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो में मिस्टेक्स हुआ है। मैं उस मिस्टेक को सुधारने का बहुत 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 ट्राई करूँगी। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।